दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेली डीएलएड डाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इससे आपको पता लग पाएगा कि कितना तैयारी आपका हो पाया है। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है डैश के स्थान पर कौन सा प्रीपोजिशंस हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम ऑन का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप ऑन का यूज कर सकते हैं और ये आपका एप्रोप्रिएट होगा, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से ना। वैसे अगर आप ऑन का यूज करते तो भी सही होगा, लेकिन आपको इन्हीं में से बताना है। तो अब कौन सा यूज होगा, तो देखिए हम क्या है ना दोस्तों, जब हम क्लास 8 में प्रीपोजिशंस टॉपिक पढ़ते हैं तो जैसे मान लीजिए अराउंड, तो इनके हमें कुछ ही मीनिंग पता होता है। जैसे अराउंड का यूज़ हम चारों ओर के अर्थ में करते हैं और आसपास के अर्थ में करते हैं, लेकिन इसका यूज़ दोस्तों लगभग के अर्थ में भी किया जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको अगेंस्ट का भी मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए अगेंस्ट का यूज़ ज़्यादातर हमें 2-3 अर्थों में पता है। जैसे इसका यूज़ हम के विरुद्ध के अर्थ में करते हैं, के खिलाफ के अर्थ में करते हैं, लेकिन दोस्तों इसका यूज़ जो है ना और भी कई अर्थों में किया जाता है एडवांस ग्रामर में। जैसे देखिए से सटकर, से लगकर या से लगी के अर्थ में किया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा अगेंस्ट। ही इज सिटिंग अगेंस्ट द ट्री, वह पेड़ से लगकर बैठा है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझिए। ठीक है ना, कहना क्या चाह रहा है ये सेंटेंस, देयर इज अ स्टेयर डैश द वॉल। अब दोस्तों कोई भी जो सीढ़ी होता है, स्टेयर होता है, वो वॉल्स दीवार से लगकर ही होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी हम अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको अर्थ पता है इनका हिंदी में तो आप इजीली मतलब आंसर कर सकते हैं सही। थर्ड क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी आसान है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है डैश के स्थान पर हम इन चारों में से कौन सा प्रीपोजिशंस यूज़ करेंगे। तो आप में से कुछ स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ कहेंगे कि सर यहाँ पर हम क्रॉस का यूज़ करेंगे, कुछ कहेंगे कि सर यहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करेंगे। तो देखिए इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए और इनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और इनके बीच क्या डिफरेंस है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए अक्रॉस का यूज़ दोस्तों एक तरफ से दूसरी तरफ के अर्थ में करते हैं। अब दोस्तों थ्रू का यूज़ जो है ना के जरिए से होकर के अर्थ में भी करते हैं। अब देखिए मान लीजिए दोस्तों आप जो है रोड पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो आप एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। ठीक ना। इसी तरीके से अगर दोस्तों यहाँ पर ट्रेन जो है ना टनल से पास हो रहा है तो से होकर जा रहा है। ठीक ना। तो ये जो है मतलब इसके ऊपर एक कवर भी है टनल के ऊपर, तो जब ऊपर कवर आ जाए ना तो से होकर वो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर थ्रू का यूज़ होगा और अक्रॉस पार करने के अर्थ में होगा। पास तो दोनों ही कर रहा है, लेकिन से गुजर कर से होकर जा रहा है ये जो ट्रेन है टनल से। ठीक ना, उसके ऊपर आवरण है, कोई कवर है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर थ्रू का यूज़ होगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है इस सेंटेंस में दोस्तों कौन सा वर्ड सुपरफ्लुअस यूज़ किया गया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चेक करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आप देखेंगे डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पर हम ऑफ प्रीपोजिशंस का यूज़ नहीं कर सकते ग्रामर के अकॉर्डिंग। देखिए ग्रामर का रूल क्या कहता है दोस्तों, हम जो है ना इन स्पाइट के बाद हम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट के बाद जो है हम ऑफ का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो जो सुपरफ्लुअस था वही हमें बताना था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर नहीं इरेज हो गया। ठीक ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस सेंटेंस में आपको बताना है डैश के स्थान पर हम इनमें से कौन सा प्रीपोजिशंस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऑन और अपॉन के बीच क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनके बीच क्या डिफरेंस है ये पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए ऑन का यूज़ दोस्तों हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ स्थिर अवस्था में किसी के ऊपर के स्पर्श में रखा हुआ हो। जैसे देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक स्थिर अवस्था में रखा हुआ है किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑन के यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर कोई चीज़ गति में आकर उस पर रखा जाता है, ठीक ना, और स्पर्श करता हूँ, तो वहाँ पर हम अपॉन के यूज़ करेंगे। ठीक ना। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पर हम इनमें से कौन सा प्रीपोजिशंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस सेंटेंस को समझिए, कहना क्या चाहता है, वी नीड अ रूफ डैश आवर हेड। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, हमें एक रूफ मतलब आप समझ रहे हैं छत की ज़रूरत है, मतलब हमारे ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो है ना हमारे ऊपर एक कवर के तरीके से होगी। ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोस्तों हम ऐट का यूज़ तो नहीं कर सकते, ये भी पता, और नहीं अपॉन के यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है ना। अब हमें डिसाइड करना है ऑन और ओवर में, तो ऑन हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर एक चीज दूसरे के ऊपर स्पर्श में रखा हो, के ऊपर पर में, तो ऑन का यूज भी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। तो इस तरीके से अभी आप समझ सकते हैं, अगर आपको इसका मीनिंग पता है ना तो भी आप इजिली पता लगा लेंगे कि यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे। देखिए ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशंस यूज करेंगे। देखिए ऑन का यूज तो हम यहाँ पर कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस को समझते हैं। द बॉय जंप्ड डैश द रिवर। अब दोस्तों जो बॉय है वो कहाँ जंप करता है, तो नदी में करता है। अब देखिए वो मतलब कि वो भीतर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम जो है इनटू का यूज करते हैं वहां पर, जब कोई चीज मोशन में, गति में भीतर की ओर जा रहा है तो उसके लिए हम इनटू प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, यहाँ पर इनटू का यूज होगा। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन ये होता कि मान लीजिए कोई चीज दोस्तों नदी के अंदर रखी हुई है स्थिर अवस्था में, तो फिर हम उसके लिए इन का यूज करते हैं। लेकिन जब कोई चीज नदी में गति में जा रहा है तो फिर समझ सकते हैं कि वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे, क्योंकि वह भीतर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देखिए, ही थ्रू द बॉल डैश द रिवर, तो यहाँ पर भी इनटू का यूज होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर दोस्तों आपको अमंग और अमंगस्ट इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, सही भी बता देते हैं, तो भी दोस्तों आपको रीजन नहीं पता होगा कि आपने क्या रीजन है, क्यों आपने यहाँ पर यूज किया। हम यहाँ पर अमंगस्ट का यूज क्यों नहीं कर सकते। मान लीजिए आप यहाँ पर अमंग का यूज करते हैं, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप यहाँ पर अमंगस्ट का यूज क्यों नहीं कर सकते, तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन दोनों का यूज सेम अर्थों में किया जाता है, दो से अधिक के लिए और दो के लिए बोथ का यूज किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप इनके बीच डिफरेंस समझिए कि इनके बीच क्या डिफरेंस और कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए अमंग का प्रयोग दोस्तों, अमंग का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दा है, तो दा और इस रूल हमारा क्या कहता है कि अमंग का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले करते हैं, तो इससे पहले हम यहाँ पर अमंग का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रीपोजिशंस यूज होगा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, छोटे स्थान के लिए हम एट प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं और बड़े स्थान के लिए हम इन प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है इन चारों में से यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशंस यूज होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस सेंटेंस को समझिए, कहना क्या चाहता है, तभी आपको पता चल पाएगा। ही जंप्ड डैश हिज हॉर्स एंड अवे। कहने का मतलब ये है कि वह अपने हॉर्स पर जंप करता है, ठीक है ना। तो के ऊपर वहाँ पर स्पर्श हो रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक अपॉन प्रीपोजिशंस भी होता है, ठीक है ना, एक अपॉन प्रीपोजिशंस भी होता है, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपॉन तो है नहीं, तो अपॉन के बाद जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है ये है ऑन टू, ठीक है ना। इसका भी अर्थ वही होता है सेम, जैसे यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों विसाइड्स का यूज हम के अतिरिक्त, के अलावा के अर्थ में करते हैं, और विसाइड का यूज के बगल में के अर्थ में करते हैं। तो सेंटेंस पढ़ने पर तो हमें यही समझ में आ रहा है ना, ही सैट विसाइड मी, ठीक है ना, वह मेरे बगल में बैठा था, पास्ट का यहाँ पर है, ठीक है ना, सीट का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है बिटवीन और एंड के बाद हम कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होता है ये अगर आपको पता है ना, तो आप इजीली आंसर बता सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन जिन्हें दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होता है यही नहीं पता, फिर भी वो नहीं बता पाएंगे। देख लीजिए आप लोग, मतलब इतना हिंट भी आपको मिल रहा है तो भी। देखिए मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होता है ना दोस्तों, जब भी हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं ना, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। देखिए केस जो है ना ऑलरेडी दोस्तों मैंने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस में करवा रखा है। तो प्लीज़ अगर आप दोस्तों इंग्लिश में 10 में से 10 नंबर लाना चाहते हैं तो मुश्किल से दोस्तों 15 से 20 क्लासेस और वो भी 10-10 मिनट की है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप 5 से 6 घंटे में देख सकते हैं और आपके 10 नंबर आ जाएंगे। इतना बेसिक से मैंने करवाए हैं और दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप लोग उन्हें देख लीजिएगा क्योंकि टाइम कम है दोस्तों, नहीं तो मैं आपको करवा देता तैयारी। आप लोग खुद समझ सकते हैं क्योंकि मुझे तो यही लगा था कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा
तो इसलिए दोस्तों मैं स्टार्टिंग से तैयारी भी नहीं कर पाया। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ पर बिटवीन के बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन यूज होगा ना वो होगा हिम और मी। इसको आप मी कर लीजिएगा, थोड़ा लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं जैसे देयर इज नो इनएम्प्टी बिटवीन हिम एंड मी। तो देखिए जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ही एंड आई का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रामर का रूल ही कहता है बिटवीन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस का। और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होता है, आई जो है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ठीक ना। अब आई का यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहते हैं। अब एक वर्ड है दे, ये भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। वी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है डैश के स्थान पर इनमें से हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज करेंगे। तो ग्रामर का रूल क्या कहता है दोस्तों, जब भी कोई दो सेंटेंस किसी डैट कंजक्शन से कनेक्ट होता है ना, तो सबसे पहले दोस्तों हमें डैट से पहले वाले सेंटेंस का टेंस चेक करना होता है। अगर दोस्तों ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मॉडल वर्ब यूज होगा ना वो भी पास्ट में यूज होगा। तो यहाँ पर विल और मे का तो यूज कर नहीं सकते। अब इन्हीं दोनों में से डिसाइड करना है कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सेंटेंस को समझिए, कहना क्या चाह रहा है। सी सेड टू मी डैट सी डैश हेल्प मी, उसने मुझसे कही कि वह मेरी हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो गी का अर्थ आ रहा है, तो विल का यूज दोस्तों हम गा घी गे के रूप में करते हैं कि नहीं, आपको पता है करते हैं ना। तो इसका पास्ट क्या होगा, विल का पास्ट वुड होता है ना, तो यहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। तो इस तरीके से समझना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहेंगे कुड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आप अर्थ को तो समझिए हिंदी में कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है डैश के स्थान पर इन चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको इनका अर्थ पता है ना कि कहाँ पर इनका यूज किया जाता है तो आप इजीली बता सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू का यूज हम के अनुसार के अर्थ में करते हैं, और वाई हेल्प इफ का यूज ये कोई प्रीपोजिशन है ही नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और वाई मीन्स ऑफ का यूज दोस्तों हम के माध्यम से के अर्थ में करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर वाई डिडंट ऑफ का यूज होगा। वाई डिडंट ऑफ का हिंदी में अर्थ होता है के बल पर, और आपने एग्जाम हार्ड वर्क के बल पर पास किया है, तो सबसे अप्रोप्रिएट यही हुआ ना, तो इसलिए इसका सही आंसर वाई डिडंट ऑफ होगा, ठीक ना, ये वाला ऑप्शन बी। डैश के स्थान पर इन चारों प्रीपोजिशंस में से कौन सा प्रीपोजिशंस हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, जो आपको इनएप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये प्रीपोजिशंस यूज नहीं हो सकता, उसे आप हटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इन ऑर्डर टू का हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका यूज हम के लिए के अर्थ में करते हैं, और वाई वर्चुअल ऑफ का यूज हम के बल पर के अर्थ में करते हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा प्रीपोजिशंस यूज होगा। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पर हम ड्यू टू का यूज कर सकते हैं, कुछ कहेंगे कि सर यहाँ पर ओविंग टू का यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको इनके बीच क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ग्रामर का रूल क्या कहता है ना, ओविंग टू का यूज जो है हम किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है। ड्यू टू का यूज हम नहीं कर सकते। देखिए वाक्य की शुरुआत में ओविंग टू से करें, शुरुआत ओविंग टू से करें, ना कि ड्यू टू से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग यूज भी देख सकते हैं, यहाँ पर ड्यू टू का यूज किया गया जो कि गलत है, ठीक है ना। तो वाक्य की शुरुआत ओविंग टू से होता है, ना कि ड्यू टू से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर हम ओविंग टू का यूज करेंगे। देखिए एक फ्रेजल वर्ब होता है दोस्तों लुक फॉर, जिसका अर्थ होता है सर्च करना। तो यहाँ पर सेंटेंस को आप पढ़िए, सेंटेंस क्या कहना चाहता है, आई एम लुकिंग डैश यू। तो सेंटेंस का मतलब वही है, मैं तुम्हें खोज रहा हूँ, मैं तुम्हें सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉर का यूज होगा। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है कौन सा वर्ड सुपरफ्लुअस यूज किया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फॉर, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, आई हैव ऑर्डर अ कप ऑफ टी, यही कंप्लीट है, फॉर की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आपको रीअरेंज करना है, ठीक है ना। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑल देयर। हम जो है ना ऑल का यूज पहले करेंगे देयर से, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए अगर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी डीप नॉलेज है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है डैश के स्थान पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब भी हम किसी सेंटेंस में वर्ब का यूज करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं या मेन वर्ब का, तो उस सेंटेंस का टेंस सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम चेक करते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है। तो रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स डैश डन हर वर्क
देखिए डन से पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये दोस्तों ये हमारा पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट परफेक्ट वाला ही दे रखा है, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें देखना है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है या सिंगुलर नंबर में, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो हम यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर नंबर में होगा तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल नंबर में होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा यही कहता है। तो अब दोस्तों चेक करते हैं हम। देखिए रीता एज वेल एज हर फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ स्टूडेंट आप में से कह सकते हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सर प्लूरल नंबर में है, क्योंकि रीता और उसके फ्रेंड भी तो है। तो देखिए मैं मानता हूँ दोस्तों आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों एडवांस ग्रामर हमारा क्या कहता है ना, जब भी दोस्तों कोई भी दो सब्जेक्ट में आप सभी जानते हैं पर नॉन हो सकता है, नॉन हो सकता है, तो जब भी दोस्तों कोई दो सब्जेक्ट किसी एज वेल एज और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रीपोजिशंस भी है, कुछ कंजक्शन भी और कुछ प्रीपोजिशंस भी है, जब भी दोस्तों इन सभी कंजक्शन या इन सभी प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं ना, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है ये दोस्तों पहले वाले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग होता है। तो रीता यहाँ पर सिंगुलर नंबर में है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ये भी सिंगुलर ही यूज होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है। जब भी कोई दो नॉन या प्रनॉन किसी एज वेल एज या फिर इन सभी प्रीपोजिशन से कनेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग लगता है। तो पहले वाले सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर में है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा।